बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में मोंटाज मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें आप यकीनी तौर पर समझ चुके होंगे कि आज हमारा मौजू क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के मामले पर। अभी तक की सूरत हाल क्या है? हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास हुआ और इस इजलास के दौरान जो नुकात ज़ाहिर बहुत सारे इन कैमरा इजलास था, बाहर नहीं आ सके, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अफगानिस्तान पर रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए बता दिया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमरीका को पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई भी बेसेस या अड्डे हम नहीं दे रहे। ये दो टोक मौक़िफ़ है। इसी मौक़िफ़ के दौरान अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल में वो मैप भी चलाइए और कौमी सलामती के इजलास की जो ब्रीफिंग के नुकात हैं वो भी साथ चलाते हैं। ये मैप आप देख रहे हैं, ये इस वक्त मुख्तलिफ जराइद और अखबारात और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आपको दिखाई देगा। इसमें वाज़े तौर पर ये वो एरियाज हैं जो आपको ग्रे या ब्लैक एरियाज दिख रहे हैं, ये तालिबान के कंट्रोल्ड एरियाज हैं और बाकी सारा जो एरिया है वो भी आपके सामने है। अब जिस हद तक तालिबान बता रहे हैं कि उन्होंने कंट्रोल किया है, क्या इसमें सदाकत है या नहीं, इस पर तो ज़ाहिर डिबेट हो रहा है। लेकिन इन अदर वे पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या हिकमत अमली पाकिस्तान को तय करनी होगी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है 2018 में ज़ाहिर जब गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही थी तो बात ये की जा रही थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अफगान पनाह गज़ीनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि हमारे भाई बहन हैं, लेकिन हम इज्जत के साथ इनकी वापसी चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की मईशत समेत पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका एक भारी असर पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए यकीनन ज़ाहिर ना सिर्फ एक्सपीरियंस हम यहाँ शेयर करेंगे बल्कि ये कि हम क्या फोर्सी कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग पाकिस्तान की क्या हो सकती है। इस वक्त मुझे वाइस स्काइप ज्वाइन करने जा रहे हैं जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अहमद कसूरी साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और ज़ाहिर ख़ारजा उमूर के ऊपर न सिर्फ हम इनसे ब्रीफिंग भी लेंगे बल्कि जो इस वक्त तनाजुर में जो स्ट्रैटेजी प्लान की है पाकिस्तान ने वो कितनी बेहतर है, इस पर बात होगी। मोहसिन बेग आप भी तज्ज़ियाकार हैं, तो तीनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ मैं दोनों शुरा की इजाज़त से खुर्शीद अहमद कसूरी साहब आपसे करना चाहूँगी। खुर्शीद साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सर कौमी सलामती का इजलास हुआ, फिर इस इजलास के बाद जो बात ज़्यादा सामने आई यानी पॉलिटिकली जो बात सामने आ रही है, दो पॉलिटिकल पार्टीज जो बात कर रही हैं वो ये कि इतना अहम कौमी सलामती के उमूर का इजलास था और वज़ीर आज़म साहब वहाँ नहीं थे। हाउ यू थिंक अबाउट दैट? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये सवाल उठाने लगी अभी कि क्या कौमी सलामती से वज़ीर आज़म का कोई लेना देना नहीं या खारजा उमूर पर वो बैठना ही नहीं चाहते, आप इस चीज को कैसे देखते हैं खुर्शीद साहब? देखिए इसके दो हिस्से हैं। एक तो जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि तमाम पार्टीज मौजूद थी। आर्मी लीडरशिप ने बिल्कुल मेरे ख्याल 6, 7, 8 घंटे जितनी भी रात को शायद 11 बजे तक वो चली है, तमाम उनको पहले ब्रीफिंग के बाद सवालों के जवाब दिए और तमाम बड़ी पार्टीज़ मौजूद थीं जिनकी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो मुस्बत बात है और उसमें नेचुरली प्राइम मिनिस्टर का आपने जिक्र किया है तो उनकी पार्टी मौजूद थी। स्पीकर साहब तो नेचुरली प्रिजाइड कर रहे थे और चेयरमैन का कि अब वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आए। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो थी कि वो आते, लेकिन उन्होंने एक शायद पहला कदम ये उठाया कि जो एक रात पहले डिबेट थी उसमें उन्होंने उस किस्म के हमले नहीं किए जो उनका एक तौर तरीका था पब्लिक डिबेट में नेशनल असेंबली में, बल्कि उनको कहा कि आप हमसे कोऑपरेट करें इलेक्शन लॉज पे वगैरह। मेरी आप ज़ाती राय पूछें तो मेरी तो ये ख्वाहिश थी वो आते, लेकिन एक हिस्टोरिक इसका पस मंज़र है जो मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ हम उस पर जोर दें जहाँ कौमी यकजहती नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बेइंतहा ज़रूरी होगा कि सारी दुनिया को पता चले कि कोई भी हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, हम उन पे जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसकी इंटेग्रिटी है, पूरी कौम उस पर इकट्ठी है। इसलिए ये इस पे कोई दो राय नहीं। और अब बाकी मैं ये समझता हूँ बड़ी मुस्बित बात आई है कि जो बाद में भी बयानात, हालांकि सबने कहा है कि हम बात नहीं करेंगे जो अंदरून कमरा हुई है क्योंकि इन कैमरा था, लेकिन
लेकिन हर लीडर ने इस खुशी का इजहार किया है कि उनको सवालात के जवाबात दिए गए और ये भी मैसेज आई, चाहे इन कैमरा ही थी, लोगों के बयानात से जो बाहर निकले हैं कि कौम मुत्तहिद है। कौम ये मुत्तहिद बहुत है। बड़ी बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट बिल्कुल दुरुस्त बात है। बाकी अगर आप सवाल करेंगे, बिल्कुल ठीक। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ और खालिद नईम लोधी साहब की तरफ भी, लेकिन मोहसिन बेग साहब आप क्या, क्योंकि जरा ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो जैसे कि कसूरी साहब ने फरमाया कि ये बड़ी बात ये है कि एक सॉवरेनिटी की बात हुई है, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह इकट्ठे होकर के बैठे हैं। गो के फवाद चौधरी साहब ने ये कहा आज कि ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर साहब को कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर आकर के बैठे तो फिर हम तो नहीं आते आपके इस इजलास के अंदर। कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को, पॉलिटिकली कितनी इंपॉर्टेंस लगती है आपको इस चीज की? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो इसमें मुझे हकीकत नहीं लगती। गो के फवाद चौधरी साहब ने ये छोड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनको होना चाहिए था। उन्होंने जो कौमी असम्बली में स्पीच की जिसमें उन्होंने अपोजिशन को दावत दी, पहली बार, आई डोंट नो उसमें कितनी डेप्थ है या सच्चाई है, उनको आना चाहिए था। अगर शहबाज साहब की इतनी बात स्पीकर साहब मानते हैं या गवर्नमेंट मानती है तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकता था, मुझे आप बताइए। बस उसमें फर्क यही था कि उनको चोर डाकू उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा। हाँ। लेकिन ये बात में मुझे वजन नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इतनी, ये तो पहले भी किसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब इस किस्म की जितनी भी मीटिंग्स हुई, कश्मीर के ऊपर हुई, इंडिया जो वार थी उसके ऊपर, वॉर नहीं जो अटैक हुआ था जनवरी में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि अपोजिशन को फेस करना ही नहीं चाहते, वो किसी सूरत उनकी शक्ल और उनका जो वजूद है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा जिस तरीके का कंडक्ट कौमी असम्बली में रहा, कौमी असम्बली से बाहर रहा, और जिस तरीके से पूरी गवर्नमेंट ने एक्ट किया, तो उसमें कोई वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन के साथ आगे जाकर भी होगा। अब क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी फौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको ब्रीफ करना था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आने वाले दिनों में हमारी कंट्री के लिए, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को लीड लेनी चाहिए थी। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का कह देना कि जी वो, और उसकी कोई रीजन नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रीजन थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इस मीटिंग में मोहसिन बेग साहब आपका ओपिनियन आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं खालिद नईम लोधी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं और फिर हम ज़ाहिर फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। खालिद नईम लोधी साहब, ज़ाहिर जब हम पाकिस्तान के दिफा की बात करते हैं, इसकी सालमियत, इसकी बका की बात करते हैं, तो जैसे कसूरी साहब फरमा रहे थे कि सारे लोगों ने कम अज़ कम इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हम सब वन पेज पर हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौमी सलामती के इस इजलास की इन कैमरा ब्रीफिंग की अभी तक जो चीज़ें या पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, कितना कन्विंसिंग पॉइंट है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के इकट्ठा होना है इस इन कैमरा इजलास में, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं लोधी साहब? जो बात आपने कही वो वाकई बड़ी खुशाइंद है कि तमाम लोग मौजूद थे और इतने लंबे सेशन में मौजूद रहे, और जब बाहर निकले हैं तो बजाय इसके कि थकावट के आसार हों या बेजारी के आसार हों, जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही थी कि जैसे एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, चेहरे पर बशाशत थी, खुशी के आसार थे कि जो भी सवाल पूछे गए उनके जवाब उनको मिले, तो कोई तशनगी ऐसे लगता था कि नहीं रही। तो ये बहुत अहम चीज है इंटरनल मामले के लिए भी, इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी, क्योंकि जितने भी बड़े फैसले कोई हुकूमत करे उनको जरूर पार्लियामेंट को साथ लेना चाहिए, या पार्लियामेंट के उन हिस्सों को जो कि अगर इन कैमरा हो तो जो जरूरी लोग हैं उनको बैठा के बात करनी चाहिए, वो हुई। इंटरनेशनली इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि जब आपने एक स्टांस लिया है और उसकी बैकिंग, अगर टोटल बैकिंग आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है, तो फिर ये आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह करे कि जैसे जो आगे बढ़ते हैं ये इंटरनल हार्मनी और इंटरनल सॉलिडारिटी, मैं समझता हूं कि हम शायद ये तो बर्दाश्त कर लें जो गुर्बत है और जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अंदर की टूट फूट जो है ये बर्दाश्त बहुत मुश्किल होती है जब आपने किसी स्टैंड पे करा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा था ये सारा। एब्सोल्युटली राइट एंड एग्री ऑन दैट पॉइंट के ज़ाहिर बहुत सारी चीजें इंसान फेस कर सकता है बीइंग अ रियासत, लेकिन रियासत का इजमा होना बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्फ्लिक्टेड चीज पर। कुसरी साहब, अब हम चलते हैं जरा आगे। ज़ाहिर जब डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, बड़ा ताना पड़ रहा था
वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी कि कश्मीर के मामले पर भी डिप्लोमेसी सही नहीं हो सकी है। फिर अफगानिस्तान जैसे मामले पर कह रहे हैं कि मैं पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारे वजीर बैठ करके ब्लंटली अमेरिका को इस तरह से कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, वी विल नॉट गिव यू एनी मोर। अब नो मतलब आप हमसे डू मोर कह रहे थे तो अब हम आपको कह रहे हैं कि नो मोर। तो ये सिचुएशन आप समझते हैं कि डिप्लोमेसी के तहत हो सकती थी या इतना ही क्लियर स्टांस लेना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? सर देखिए, इसके जवाब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था, एक तो वो सही था लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी था। वो एक चीनी टीवी से बात कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने अमेरिकन टीवी से बात की थी। यस सर। अमेरिकन टीवी ने डायरेक्ट सवाल किया था बेसिस के हवाले से अड्डों के बारे में जी, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन साथ उन्होंने ऐड किया कि लेकिन हम अमेरिका से बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं अमन में। आप मुझसे अगर पूछें कि अमन में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो तो फौजों से, वो तो अड्डे चाह रहे हैं। देखिए, अड्डों के बारे में एक चीज़ आप जान लें, जब पाकिस्तान ने उनको अड्डे दिए 2001 में, तो बिल्कुल क्लियरली अब्दुल सत्तार साहब जो बड़े फॉरेन सर्विस के भी बंदे थे और वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लियरली बता दिया क्या हालात थे। एक तो ये था कि सारी दुनिया मरी जा रही थी रेस में, रूस चीन शामिल, कि अमेरिका पे हमला हुआ, सब उसको सपोर्ट करे। आज रूस चीन जो है, जितनी उनकी आपस में अमेरिका से इख्तलाफात है, आपके सामने इस्लामी दुनिया, हिंदुस्तान कह रहा था हम अड्डे देंगे, यहाँ से आके हमले आप करें। उन हालात में जब पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा था और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की वजह सब कुछ हुआ है, तो देयरफॉर एक तो इसलिए फैसला हुकूमत का 100% सही है, कोई ममासलत ही नहीं उस वक्त के मामलात में और आज के मामलात में। हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए इस्तेकाम आएगा ना, ईरान, चीन, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रियासतें और रूस, क्योंकि सोवियत यूनियन के ज़रिए इस तमाम इलाके में हमेशा वो बहुत देर उसका इन्वॉल्वमेंट रही है, तो वो इस खित्ते में तब इस्तेहकाम आएगा कि जब ये रियासतों में आपस में इख्तलाफ ना हो। अब आप देख लें सार्क बावजूद तमाम कोशिशों के क्यों फेल हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में इतने इख्तलाफात थे कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इस इलाके में किसी रियासत की किसी के साथ इस नौयत की इख्तलाफ नहीं, बल्कि सारी रियासतें चाहती हैं कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए, उसके नतीजे में ये सारा खित्ता प्रॉस्पर करेगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी इमर्ज की है जो जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। फिर ये कि अमेरिका के साथ हम जो कोऑपरेट कर सकते हैं, जहां हमारा इंटरेस्ट कन्वर्ज करेगा, वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? वो यहाँ कन्वर्ज कर रहा है कि अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, 4000 या के करीब अपने बंदे उन्होंने मरवाए, उसके अलावा उससे 5-6 गुने उनके ज़्यादा बंदे ज़ख्मी हो गए, 3 लाख अफगान मारे गए, बशमूल फौजी, बशमूल मुजाहिदीन या तालिबान और बशमूल पुलिसमन जो थे। और तो इसका मतलब ये, और 70,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए। तो ये आपके सामने सिनेरियो है, इसमें अड्डे ना देने का तो फैसला ठीक। फिर आप कह रहे हैं टोन के बारे में, टोन का मैं ये समझता हूं कि जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें जवाब दिया गया था, लेकिन साथ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम तैयार हैं और एरियाज गिनवा भी दिए हैं कि ट्रेड के एरिया में, मैं ऐड करता हूं कन्वर्जेंस हमारी हो सकती है कि जो एफर्ट अमेरिका ने की है उसकी ये ख्वाहिश होगी कि वियतनाम की कहानी अफगानिस्तान में ना जहां वो हेलीकॉप्टर्स के साथ जा रहे थे तो पाकिस्तान ने मदद की है। आज बाइज्जत अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, कोई उन पे हमले नहीं कर रहा, तालिबान ने हमले भी नहीं किए। ये बिल्कुल बड़े अच्छे पॉइंट पर पूरा जोर लगाया है। बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि यही खबरें हैं कि तालिबान उनको वहां से निकलने में किसी भी तरह का कोई रखना नहीं डाल रहे। लोधी साहब, इसी चीज को फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं बाढ़ लगाने की। ज़ाहिर है ये बात हमने हुकूमत की जानिब से भी सुनी और पिछली कुछ ज़ाहिर दिहाइयों में हम सुनते रहे कि ये मामला बहरहाल होना होगा। अभी हमारी इत्तलात और आप ज़ाहिर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि 90% जो है वो बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया गया है। क्या
सरहदी बाड़ लगाने से जो पाकिस्तान के खदशात हैं, जो खाना जंगी की कैफियत खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान के अंदर होती है, तो उसके रिपरकशंस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग आप सही समत की तरफ देख रहे हैं? फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है इस जवाब के बाद। जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि हमने जो जिस तरीके से पिछली दफ़ा महाजरीन को हैंडल किया था उससे बेहतर करेंगे। अगर महाजरीन उस तादाद में, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इस दफ़ा बेशक टर्मोइल होगा, लेकिन छोटा, ये मेरा अंदाजा है, टर्मोइल छोटा होगा, इतना लंबा नहीं होगा, इतने महाजरीन नहीं आएंगे जितने पहले आए थे, और ये जल्दी ओवरकम कर लेंगे अफगान इस चीज़ को, और उनका ग्रैंड जिरगा, और वो आपस में बैठ के ये मामला हल कर लेंगे, बशर्ते के लोग उसमें रखना अंदाजी न करें और उसके अंदर अपने हाथ ना डालें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि साफ ज़ाहिर है कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ कसूरी साहब की, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के और पाकिस्तान के कोई एक जैसे इंटरेस्ट हैं, तो मादरत के साथ मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। अगर वहाँ पर वो अमन लाना चाहते, अगर वहाँ पर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते, तो 20 साल कोई कम वक्त नहीं था ये काम करने के लिए। तो वो यहाँ पर टर्मोइल चाहते हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये बात समझना बहुत लोधी जरूरी है। इस पॉइंट पर आकर मैं जरा कसूरी साहब से भी इस पर बात कर लूंगी कि अमेरिका हजीमत उठाते हुए जा रहा है, हार के जा रहा है या जीत के जा रहा है, ये भी एक डिबेट बनी हुई है। लेकिन शायद इससे बढ़कर बात करने की इस वक्त जरूरत ये है कि अमेरिकी अमेरिकी अफवाज के नहीं कहा कि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, हमारे इंटरेस्ट कॉमन नहीं है। मैंने कहा अगर अमेरिका ये चाहता है कि कुछ अपनी इज्जत बचा ले, तो उसमें पाकिस्तान रोल ये अदा कर रहा है कि उसने ऑलरेडी तालिबान को मनाया है, टेबल टॉक पर लेकर आए, और अमेरिका को जी तो टेबल टॉक पे लेके आए हैं। बाकी तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट उनके साथ है जो नेबर्स हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, इस इलाके में सब लोग खुश हैं, वो अफगानिस्तान में कोई टर्मोइल नहीं चाहता, वो सब चाहते हैं अफगानिस्तान प्रॉस्पर करे, क्योंकि सार्क इसीलिए डेवलप नहीं किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की राइवलरी थी। यहाँ ना ईरान, ना पाकिस्तान, ना चीन, ना उज्बेकिस्तान, ना ताजिकिस्तान, कोई भी नहीं चाहेगा वहाँ टर्मोइल। बिल्कुल सही बात है। मैं ब्रेक ले रही हूँ, आएंगी तो फिर हार जीत का मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा कि जीत और हार की अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक से वापस आकर जरा इस पॉइंट पर जब हम बात कर रहे हैं कि हम खिते की सूरत हाल पर जब बात कर रहे हैं, तो तीनों इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं कि जाहिर अपना नुक्ता नजर पेश कर रही हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीकेकार पर कसूरी साहब ने कहा कि उसको अपने कॉन्टैक्ट्स में देखना होगा कि किस कॉन्टैक्ट्स में क्या बात कही गई है। इससे आगे हम देख रहे हैं कि पनाह गजीनों के दाखिले का मामला अगर होता है, जो लोधी साहब भी कह रहे हैं कि कम हो सकता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी तो प्लान करनी होगी। फिर अमेरिका को लोग कह रहे हैं, अखबारात में छप रहा है कि अमेरिका को आंखें दिखाने के बाद पाकिस्तान अपना सीना चौड़ा कर बैठा हुआ तो है, लेकिन आज ही की खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को उस फहरिस्त में डाल दिया है जहां पर वो अमेरिका कहता है कि इसके फौजी अंडर एज होते हैं। तो अगर अंडर एज होते हैं तो उन ममालिक को एड भी कम मिलती है। इस कॉन्टेक्स्ट में जरा बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते शायद ये सवाल अहम तरीन है और इस पर भी बात हो रही है कि क्या अमेरिका हजीमत उठाकर जा रहा है या अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जा रहा है, और ये इनखला जल्दबाजी में हो तो नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर इसकी हम बाज़गश्त कई अरसे से सुन रहे थे। लेकिन इसी तनाजुर में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितना ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। मैं ज़रा बात करना चाहूँगी मोहसिन बेग साहब आपसे, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ खालिद नईम लोधी साहब, और आपका ओपिनियन भी इस पर लूँगी। लेकिन सर मोहसिन बेग साहब, आप फरमाइएगा, आपको क्या लगता है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने जो प्लान किया या जिस तरह का नैरेटिव बिल्डअप किया है वजीर आजम पाकिस्तान ने, क्या ये इसी तरह से होना चाहिए, या इसको जैसे कसूरी साहब फरमा रहे थे कि इसके कॉन्टैक्ट्स में इसको देखें, या फिर ये बहुत ब्लंट रवैया है, पाकिस्तान इसका बर्डन केटर नहीं कर पाएगा? मोहसिन बेग।
एक्चुअली डिप्लोमेसी इसी चीज का नाम है जी। आप हमेशा डायरेक्ट जवाब नहीं देते, आपको अपनी कंट्री की पोजीशन देखकर और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देख के, उन्होंने कहा हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे और बयान चाइना के हक में दिया, तो क्लियर कट कंफ्यूजन का शिकार है हमारी जो गवर्नमेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे नो डाउट अमेरिका इज अ सुपर पावर, लेकिन आपने इन बिटवीन अल्फाज में अगर ना भी करनी है तो उस ना करने के भी बहुत तरीके हैं जो कि डिप्लोमेटिकली नॉर्म्स हैं। जिस तरीके से आप करते हैं, आप एज ए माचो मैन और बहुत अपने आप को स्ट्रांग बताना और यही बताना कि जी मैं तो नहीं करूंगा, आप नहीं है, इट इज पाकिस्तान। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमने अनफॉर्चुनेटली आपको चुना है कि आप लीड करें, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आपकी जात है, आपके पीछे 22 करोड़ लोग हैं और मुल्क है। अगर मतलब इनका तो कोई बिजनेस नहीं है खान साहब का, तो जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से फेटअप को उन्होंने टाइट किया, हमें नहीं निकाला, खुदा ना खास्ता हम आगे चले जाएं तो और प्रॉब्लम होगी पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं जिसको आप मद्देनजर रख कर बात करते हैं, सिर्फ अपनी जात को कि जी मैं बड़ा स्ट्रांग हूं और मैं बड़ा मतलब मैं कोई ऐसी बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप नहीं है, आपकी जात भी नहीं है। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली थोड़ा शुगर कोटेड भी हो सकता था, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ। खालिद नईम लोधी साहब, अब जाते जाते आपने कहा था कि आप मुझे बताएंगे कि जीत है या हार है या ये एक सरेंडर है अमेरिकन की जानिब से। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने जो किताबों में और आप जैसे लोगों से सीखा है सुन के, वो यही कि ये वॉर्स जो हैं ये कभी भी किसी भी तरह से सोल्यूशन नहीं होते, यानी मिलिट्री सॉल्यूशंस नहीं होते, लेकिन बहरहाल जहां भी कहीं होता है वहां टेबल टॉक के जरिए चीजों को कन्विंस किया जाता है। अमेरिका को भी बिलाखिर इसी जानिब बढ़ना पड़ा। आप समझते नहीं कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है एक सुपर पावर के लिए? खालिद नईम लोधी साहब जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा तायद कर दूं जो कि बेग साहब कह रहे हैं कि हमें अपना स्टांस जरूर फर्म रखना चाहिए, लेकिन ये छाती ठोकने की और ये कि दो टोक कह दिया और इन अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि ये दुरुस्त स्टांस है, ये पॉलिटिकली करेक्ट है, ये डिप्लोमेटिकली ठीक है, ये जो हमारे जो अवाम है उनके जज्बात की अक्कासी करता है, ये बात हम कहें। लेकिन बहुत ज़्यादा ये मैं मीडिया से इस्तदा कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके इसको मल्टीप्लाई ना करें, किसी और मुसीबत में हमें ना फंसा दें। देखिए, बात ये है कि एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अमरीका हारा नहीं है अफगान तालिबान से। अमरीका एज ए कंट्री इसने हारा नहीं है अफगान तालिबान से, लेकिन जो उनकी मुहिम थी अफगानिस्तान में वो नाकाम हुई है। और उसकी डेफिनेशन ये है कि एनी कैंपेन दैट एंड्स इनटू नेट पॉलिटिको इकोनॉमिक लॉस इज अ फेलियर। तो वहां पर उनको पॉलिटिकल लॉस भी हुआ, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, तो द कैंपेन हैज फेल्ड। तो उस लिहाज से ये हमें इसका ख्याल, ये बाकी ये जो बात है कि क्या वो जल्दबाजी में जा रहे हैं, मेरी बहन 20 साल के बाद भी अगर उनका जाना जल्दबाजी है तो मुझे नहीं पता पर कितने साल और लगाते। फिर ये कहना कि जी आप मसाइल हल करके नहीं जा रहे, तो इसका मतलब आप उनको समझे ही गलत है। आप ये समझते हैं कि शायद वो मसला हल करने के लिए इधर आए थे या वो यहाँ पर अमन चाहते हैं। तो वो मैं पहले कह चुका हूँ, मेरी असेसमेंट ये है कि वो अगर अमन चाहते होते तो 20 साल उनके लिए काफ़ी थे। ना वो अमन चाहते थे, ना वो यहाँ पर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे। वो यहाँ पर एक ब्लॉक रखना चाहते थे ताकि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो, यहाँ से रशिया रास्तों को इस्तेमाल ना करे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज गर्म पानियों तक ना पहुंचे, सी पैक ना चले, ईरान पे नजर रखें, पाकिस्तान के साथों पे नजर रखें। दैट वाज द पर्पस। वो यहाँ पर हमेशा रहना चाहते थे, लेकिन किसी प्रेशर के तहत वो चले गए। तो अब जब जा रहे हैं तो फिर होना तो ये चाहिए कि इस इलाके में खुशी का एक समा होता, लेकिन यहाँ फिर सफ़े मातम बिछी हुई है कि जी आप चले गए और आप कुछ नहीं करके गए। वो तो मेरा ख्याल हमें ज़रा रिव्यू करना चाहिए कि वो यहाँ पर किस लिए थे। उनका जाना पहला स्टेप है यहाँ पर पीस के लिए। अगर वो ना जाते कभी पीस हो ही नहीं सकता था। अब वो गए हैं तो थोड़ा सा टर्मोइल जरूर होगा। इतनी बड़ी ताकत जब 20 साल रहने के बाद जाती है तो मुल्क को मलिया मेट करके जाती है तो प्रॉब्लम तो होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नवीद है सुबह 9 की, ये हम जा रहे हैं अच्छे दौर में। और इंशाल्लाह लोधी साहब, अगर मैं आपको सुनूं और आपकी ज़ाहिर आपको सामने रखते हुए, तो आपकी जानिब से ये स्टेटमेंट आना ज़ाहिर है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस लग रही है मुझे इस चीज़ की। लेकिन
लोधी साहब, मेरा फिर सवाल आज ये है कि 20 साल बाद, आपने कहा ना कि कोई कम अरसा नहीं होता, अगर इनको स्ट्रैटेजी प्लानिंग करके चीजों को बेहतर ही करना था तो उसी जमाने में कर लेते। बगराम एयरबेस के ऊपर से जब भी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खत्म किया है, यानी खाली किया है उस एयरबेस को, तो आपके पास इत्तलात होंगे, आई एम श्योर, वहां पर बाकायदा लोगों ने खुशी का इजहार किया है और वहां लोग खुश हैं अफगानिस्तान के अंदर। इस सारी सिचुएशन में कुछ फुटेजेस तो ऐसी हैं जो मैं नहीं चला सकती क्योंकि ज़ाहिर कुछ चीज़ों की यहाँ पर हमें फिल्टर करनी पड़ती हैं चीज़ें, लेकिन मैंने शुरू में मैप दिखाया है लोधी साहब, उसमें जो इन्फ्लुएंस एरियाज हैं अफगानिस्तान में तालिबान के, वो बहुत बड़ा हिस्सा है अफगानिस्तान का। ये कितनी बड़ी आपकी नज़र में अलार्मिंग सिचुएशन है, सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है, या इसको कैसे देखिएगा लोधी साहब? जी, मेरी नज़र में पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हम तालिबान को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। हम तालिबान को देखते हैं अमेरिका की दूरबीन से। अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एक अलग एंटिटी है। ये कुछ लोगों ने ये बयानिया अमेरिका का पकड़ा था कि जी ये एक ही है, हाँ। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और वो भी ये मैं उसको नहीं मानता। उनको वो हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनके पीछे CIA थी, रॉ था और NDS था। ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और अगर लोग ये समझते हैं इनको कवरेज नहीं थी क्योंकि इनके ऊपर मीडिया नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं। मेरी बहन, कोई भी गुरीला वॉर कामयाब नहीं हो सकती अगर उस मुल्क के लोग उनके साथ ना हो। ये एक बुनियादी चीज है, ये सब जानते हैं, ये कसूरी साहब भी जानते हैं, बेग साहब भी जानते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि ये टेररिस्ट हैं और ये बदौरे बाजू अभी आ रहे हैं, अरे भाई उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की है, तो अब वो नहीं रूल करेंगे तो और कौन करेगा? और वो खुद कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर करेंगे, हम वो इस्लाम नहीं लाएंगे जो हमारे दिन में, हम सबके साथ मिलकर इस पर इसका फैसला करेंगे। तब भी लोग उसको नहीं मानते। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, अपनी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि ये अपने पॉपुलेशन की सपोर्ट के बगैर नहीं जीत सकते थे। दे विल हैव अ ग्रेट सपोर्ट। ग्राउंड रियलिटी जो है वो सपोर्ट कर रही है अफगान तालिबान को, और इसी की हम सारी सिचुएशन जो है वो डेवलप होते हुए देख रहे हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे लोधी साहब, मैं ब्रेक ले लूं? जी लोधी साहब। जी, बस इसका हमें इससे काउंटर नहीं जाना चाहिए। मतलब हम ये ना कहें कि जी अगर तालिबान आ गए तो फिर हम ये करेंगे, वो भाई तालिबान ही तो आएंगे और कौन आएगा? ठीक है लोधी साहब, आपका आ गया है पॉइंट। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा अफगान पनाह गजीनों की भी बात करते हैं मोहसिन बेग साहब से, उस पर उनका क्या ओपिनियन है। और दूसरा ये कि प्रॉबेबली ये सवाल दुरुस्त है शायद इस दिन में पूछना कि कहीं कुछ मिस हैंडलिंग तो नहीं हो रही है हमसे कुछ चीज़ों पर? कहीं ऐसा ना हो कि हम, जैसे अभी लोधी साहब कह रहे हैं कि मीडिया भी थोड़ा अपने आप को माचो ना दिखाए, पाकिस्तान इतने मसल्स ना दिखाए अपने, और अगर इसके तनाजुर में खुदा ना खास्ता कोई मिस हैंडलिंग होती है तो फिर क्या होगा? शायद इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाते जाते ये सवाल हम आपके दरमियान छोड़ के गए कि शायद ये भी एक सवाल या तज्जिया सामने आ रहा है कि पाकिस्तान कहीं इस सारे मामले में किसी भी तरह से कोई मिस हैंडलिंग चीज़ों को ना कर जाए। शायद ये इंपॉर्टेंट नुकता है। खालिद नईम लोधी साहब से भी इस पर ओपिनियन लेंगे, लेकिन मोहसिन बेग साहब, एक जैसे अभी मैंने आपसे कहा, बताया अपने प्रोग्राम के दौरान कि अमेरिका ने उस फहरिस्त में पाकिस्तान को डाल दिया जहाँ पर दुनिया भर के वो ममालिक जो कि ज़ाहिर अफ्रीकन ममालिक हैं ज़्यादातर, जिनकी बताया जाता है कि अफवाज को उन्होंने फहरिस्त में डाल रखा है और उसको बहुत कम इमदाद जो है दी जाती है। उसमें पाकिस्तान का नाम भी डाल दिया। मैं देख रही थी नाइजीरिया और बाकी सारे ममालिक के नाम थे, उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम भी डाल दिया। तो अब अमेरिका वो हरबे इस्तेमाल करने की शायद कोशिश करेगा। आप क्या समझते हैं कि क्या मिस हैंडलिंग तो नहीं हो सकती है? खुदा ना खास्ता पाकिस्तान स्टांस में क्लियर है, या कैसे देखते हैं इस चीज को मोहसिन बेग साहब? देखिए, मिस हैंडलिंग तो हो रही है। जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पाकिस्तान के थे उसमें इस गवर्नमेंट ने आके यूएई को पहले नाराज किया, सऊदी अरब को नाराज किया, इसी तरह चाइना को नाराज किया, अभी अमेरिका को भी नाराज किया। ये जो लिस्ट है ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए थी, उसमें उन्होंने लेटेस्टली अमेरिका ने कुछ ऐसी कंट्रीज को डाला, जैसे टर्की को भी डाल दिया, अभी पाकिस्तान को डालने की बात कर रहे हैं। वो जिन से, क्योंकि देखिए एक माइचो टाइप ऑफ पावर है अमेरिका, वो चाहे तो आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों में एंगेज करके, और हम तो इतने वनरेबल हैं एज ए पाकिस्तानी और हमारी स्टेट कि वो कहीं से भी हमें पकड़ सकते हैं।
अब आप देखिए ये जो आपने बात की है ये ओरिजिनली लॉ अफ्रीकन कंट्रीज के लिए था। इसमें ना ईस्टर्न यूरोप आता है, ना टर्की आता है, ना हम आते हैं। हमारे यहाँ कौन सा सोल्जर है जो 13 इयर्स या 14 इयर्स का है? हमारे यहाँ लॉ ही नहीं है। और आज तक मैं नहीं समझता कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस में या रेंजर्स में कोई ऐसा अंडर एज आ ही नहीं सकता। हमारे यहाँ लॉ ही नहीं है। तो ये जबरदस्ती करने वाली बात है अमेरिका की, और वो आपको इसी तरीके से तंग करेगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि डिप्लोमेसी जो है उसके नॉर्म्स हैं। आप रिलेशनशिप, अब खान साहब लार्जर देन लाइफ अपने आप को समझते हैं। वो समझते हैं कि आज भी मैं खुद से बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और आप एक कंट्री को लीड करते हैं तो फिर आप और अपनी जात को आप पीछे रखते हैं। मतलब आप कहते हैं जी मैं मांगने नहीं जा रहा, तो आपने सारी जिंदगी है मांग तांग के ही गुजारा किया है। अब आप मुल्क की खातिर हैं तो आपकी अनाज ज्यादा जा गई है। तो आप कह रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग। ओके, आप इस पे कन्विंस नहीं है और आप कहते हैं कि शायद मिस हैंडलिंग वाली एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है। जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, लास्ट ओपिनियन दीजिएगा सर। एक तो ये वाला पॉइंट जो मैंने कहा कि अमेरिका जो है वो हश करने के लिए या पाकिस्तान को थोड़ा डराने धमकाने की कोशिशों में लग सकता है, और ये पूरा मामला मिस हैंडलिंग, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मिस हैंडल तो नहीं कर रहे पाकिस्तान? जी देखिए, एक बात तो पक्की है कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, लेकिन साथ ये भी बात जरूरी है कि अब वो सोल सुपर पावर नहीं रहा। और पावर सेंटर्स आ गए हैं, ठीक है, शायद उसके बराबर के ना हो लेकिन मौजूद हैं। तो इस स्पेस से पाकिस्तान का फायदा उठाना कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान पहले जिस तरीके से हैम्ड था या बहुत मजबूर था कि उसके पास रास्ते कम थे, तो अब रास्ते मौजूद हैं। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपको जब आपने कोई डिप्लोमेसी की बात करनी हो तो डिप्लोमेट से पूछें कि कैसे करनी है, जब मिलिट्री की बात करनी हो तो मिलिट्री से पूछें कि कैसे करनी है। ये एक दूसरे के एरिया में जाने की कोशिश ना करें। और मैं बिल्कुल इस बात की तायद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जिस किस्म का बयान है, अगर वो डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, मिलिट्री है, तो उन्हीं लोगों से इनपुट लेकर बाकायदा एक नपी तुली स्टेटमेंट बनाकर बात करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा स्टांस दुरुस्त है, हमें इसकी स्पेस मौजूद है, हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है, हमें अच्छे तरीके से आगे चलना चाहिए। कोई छाती ठोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। दुरुस्त बात है। जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। दिफाई तज्जियाकार खुर्शीद अहमद कसूरी, साबिक वजीर ख़ारजा, आपका बेहद शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहसिन बेग साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान अपने स्टांस में क्लियर है, लेकिन इस क्लैरिटी के साथ साथ खित्ते को जो सूरत हाल दो चार है उससे भी हम नजर नहीं चुरा सकते। पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को भी अहमियत देनी और साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी और दाखिली मामलात के साथ साथ कहीं दूसरी जगह से, चाहे वो हिंदुस्तान फैसिलिटेटर बने या दीगर और कोई मुल्क फैसिलिटेटर बने, वहां पर पाकिस्तान को क्लियर स्टांस पे बताना होगा कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जमीन जब किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो किसी दूसरे मुल्क को भी इस बात की हम इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई दहशतगर्दी या किसी भी तरह का कोई रखना डालने की कोशिश करे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।